और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए, बढ़िया ही रहने चाहिए। देखिए, अपने पास थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हारी यूनिट 4 चल रही थी, ठीक है, और आज ये फिनिश हो जाएगी तुम्हारी यूनिट 4 है जो, ठीक है। देखिए अपने पास मैंने क्या चल रहा था, जो धातुओं की विशिष्ट विसंगतियाँ होती हैं वो चल रही थी। देखिए मैंने तुमको बता दिया था कि जो अपने पास धातुओं के विशिष्ट जो विसंगतियाँ होती हैं उनके लिए अपने पास CV का मान होता है। किसके बराबर होता है CV का मान? कि CV बराबर कितना होता है अपने पास? CV बराबर CV परमाणु प्लस क्या होता है? CV इलेक्ट्रॉनिक, CV इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? बताया था कि मैंने CV का मान जो होता है वो किसके लिए होता है? CV परमाणु प्लस CV इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? और मैंने तुमको बता दिया था कि जो भी अपने पास जो कंपन करते हैं जो अणु, उनके लिए एक विमीय के लिए कितना होता है? KT। क्या होता है? KT। और त्रिविमीय होता है उसके लिए अपने पास कितना होता है? 3KT। कितना होता है? 3KT। क्लियर? आगे मैंने तुमको बताया था कि जो भी अपने पास CV जो परमाणु का मान निकल के आता है, CV परमाणु का जो मान निकल के आता है वो अपने पास कितना निकल के आता है? CV परमाणु बराबर वो अपने पास CV परमाणु का मान आता है 3R। कितना आता है? 3R। क्योंकि मैंने जो K बराबर माना था, जो KN0 बराबर माना था, वो किसके बराबर माना था? R के बराबर। तो इसलिए जो अपने पास CV परमाणु का जो मान निकल के आता है वो कितना आता है? 3R। और जो CV इलेक्ट्रॉनिक का मान निकल के आता है वो कितना आया था? 3/2R। कितना आया था? 3/2R। तो अपन ने लास्ट में क्या किया था कि CV का जब अपन मान निकालते हैं तो इन दोनों का मान रख देंगे, CV परमाणु का और CV इलेक्ट्रॉनिक का। जब मैंने मान रखा था तो कितना आया था? 3R प्लस 3/2R। लघुत्तम मैंने ले लिया था 2, कितना हो गया? 6R प्लस 3R बराबर कितना आ गया था अपन ने? 9/2R। तो अपने पास वहाँ पर मान कितना आया था? CV बराबर 9/2R। यहाँ तक करा दिया था मैंने। चलिए आगे लिखिए। आगे लिखिए इसमें लिखिए, लेकिन प्रायोगिक रूप से लिखिए इसमें, लेकिन प्रायोगिक रूप से, लेकिन प्रायोगिक रूप से धातु के लिए, लेकिन प्रायोगिक रूप से धातुओं के लिए, लेकिन प्रायोगिक रूप से धातुओं के लिए मूल ताप पर CV का मान, मूल ताप पर CV का मान 3R के निकट, 3R के निकट होगा, 3R के निकट होता है। लेकिन प्रायोगिक रूप से धातुओं के लिए मूल ताप पर CV का मान 3R के निकट होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का योगदान, अति अल्प होता है, अति अल्प होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का योगदान अति अल्प होता है। धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा से, धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा से, धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा से संबंध यह भी है कि धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा, मैं लिख ले रहा हूँ विशिष्ट ऊष्मा से संबंध यह भी, विशिष्ट ऊष्मा से संबंध यह भी सम्मित,
चिरसम्मिति सांख्यिकी की प्रमुख विफलताओं में से एक थी। इस विसंगति का समाधान फर्मी डिराक सांख्यिकी के द्वारा प्राप्त हुआ। क्लियर। पैराग्राफ चेंज के लिखिए, यदि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या n हो तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या n जो T ताप पर ऊर्जा अवशोषित कर उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करते हैं जो निम्न होती है। कितनी होती है? n बराबर kT अपॉन एप्सिलॉन f इंटू कैपिटल N। यहाँ लिख देना क्योंकि एप्सिलॉन f क्या होती है अपने पास? फर्मी ऊर्जा। और फर्मी ऊर्जा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा को। अधिकतम ऊर्जा। नोट डाउन करिए जल्दी से। नीचे लिख दीजिए 0 से T ताप पर या T ताप तक वृद्धि करने पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि निम्न होती है।
ऊपर का मिटा दूं? तो कितनी हो जाएगी 0 से t ताप पर? E बराबर n के t। कितनी हो जाएगी? E बराबर n के t। तो E बराबर अपने पास E बराबर n का मान अपन ने निकाल लिया है, कितना है? जो अपने पास जो अवशोषित जो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाती है तो उसके लिए ऊर्जा कितनी होती है? वो इलेक्ट्रॉनों की n बराबर KT अपॉन एप्सिलॉन F इंटू n। तो मैं इस n के स्थान पर क्या रख दूंगा? इस मान को रख दूंगा। तो कितना आ जाएगा अपने पास? KT अपॉन एप्सिलॉन F इंटू, अब देखिए KT का मान मैंने किसके बराबर लिया है? KT अपॉन एप्सिलॉन n। कितना आ जाएगा अपने पास? n इंटू KT, n इंटू KT। तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए? कि E बराबर कितना आ जाएगा? K स्क्वायर T स्क्वायर कैपिटल N अपॉन एप्सिलॉन F अपॉन एप्सिलॉन F। एप्सिलॉन F। तो नीचे लिखिए CV इलेक्ट्रॉनिक बराबर, तो CV इलेक्ट्रॉनिक बराबर जब अपन उसका सापेक्ष T के सापेक्ष उसका अवकलन करेंगे तो DT बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? यहाँ से बताइए 2K स्क्वायर TN अपॉन एप्सिलॉन F। तो नीचे लिखिए अधिक यथार्थ परिणाम के अनुसार तो अपने पास कितना हो जाएगा? CV इलेक्ट्रॉनिक, तो CV इलेक्ट्रॉनिक बराबर कितना हो जाएगा? यथार्थ परिमाण के हिसाब से पाई स्क्वायर बटे 2 और इंटू ये कितना आया अपने पास? कितना आया ये अपने पास? 2K यथार्थ परिणाम के अनुसार कितना आ जाएगा अपने पास? पाई स्क्वायर अपॉन 2 तो है ही अपने पास आ गया पाई स्क्वायर। इसको क्या मान लूँ मैं? Z के बराबर। तो अपने पास कितना आ जाएगा? ZK स्क्वायर NT अपॉन एप्सिलॉन F। तो अपने पास कितना आ गया? यहाँ लिख देना, चूंकि n के बराबर क्या होता है? कैपिटल R। तो अपने पास कितना आ जाएगा इसका मान? पाई स्क्वायर बटे 2 इंटू ZR KT अपॉन कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन F। मैं लिखिए सामान्य तापों पर तो सामान्य ताप पर कितना हो जाएगा अपने पास? CV इलेक्ट्रॉनिक और CV परमाणु, CV बटे कितना आ जाएगा अपने पास सामान्य तापों पर? इसका मान आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 और कितना आ जाएगा? ZR कितना है? ZR KT अपॉन कितना है? एप्सिलॉन F इंटू 3R। क्यों? क्योंकि सामान्य तापों पर क्या होता है? CV परमाणु CV इलेक्ट्रॉनिक बटे CV परमाणु। तो CV परमाणु का मान कितना आया था अपने पास? 3R आया था, नहीं आया था? तो जब मैं उसका CV इलेक्ट्रॉनिक बटे CV परमाणु करूंगा CV इलेक्ट्रॉनिक का मान इतना आया है और बटे में क्या लग जाएगा? 3R। तो 3R ऊपर चले जाएगा तो एप्सिलॉन इंटू कितना हो जाएगा? 3R हो जाएगा। तो कितना मान आ जाएगा? पाई स्क्वायर बटे 2 ZR KT अपॉन एप्सिलॉन F इंटू 3R। क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलिए। तो नीचे लिखिए अर्थात लिखिए सामान्य तापों पर CV इलेक्ट्रॉनिक बटे कितना हो जाएगा? CV परमाणु और इसका मान लगभग अपने पास आता है लगभग KT अपॉन एप्सिलॉन
एफ, एप्सिलॉन एफ, और ये कितने के बराबर होता है 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2। तो नीचे लिख देना अर्थात कुल विशिष्ट ऊष्मा में, अर्थात कुल विशिष्ट ऊष्मा में, कुल विशिष्ट ऊष्मा में इलेक्ट्रॉन का योगदान अल्प होता है, अल्प होता है, अल्प होता है, अल्प होता है। नोट डाउन करिए। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। कर लिया नोट डाउन। चलिए अगला हेडिंग डालिए फर्मी डिराक व बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में अंतर। फर्मी डिराक व बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में अंतर। अगला हेडिंग है फर्मी डिराक व बोस आइंस्टीन फर्मी डिराक व बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में अंतर। फर्मी डिराक व बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में अंतर। तो देखिए फर्मी डिराक और बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, मैंने तुमको बोस आइंस्टीन सांख्यिकी करवा दी थी, फर्मी डिराक नहीं करवाई थी ना। फर्मी डिराक सांख्यिकी में क्या है कि इतनी कोई मुश्किल नहीं है जितना बोस आइंस्टीन सांख्यिकी है, और अगर इतना भी रहेगा तो मैं बाद में उसको फर्मी डिराक सांख्यिकी को देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और फर्मी डिराक सांख्यिकी में अंतर क्या होता है कि देखिए मैंने तुमको बताया था कि जो फर्मी डिराक सांख्यिकी हो, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी होती है, वो कौन से कणों के लिए मान्य होती है, बोसों कणों के लिए मान्य होती है, नहीं होती है। तो पहला अंतर हो जाता है होगा कि बोस आइंस्टीन सांख्यिकी बोसोन कणों के लिए क्या होती है, मान्य होती है, तथा फर्मी डिराक सांख्यिकी किसके कौन से कणों के लिए मान्य होती है, फर्मी कणों के लिए मान्य होती है। फर्मी कण जैसे कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सभी क्या होते हैं, फर्मी कण होते हैं। क्लियर है। दूसरा है कि जो अब मैंने तुमको बताया था कि बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में जो तरंग फलन होता है, क्या जो तरंग फलन होता है वो कैसा होता है, सममित होता है, और फर्मी डिराक सांख्यिकी में तरंग फलन कैसा होता है, प्रतिसम्मित होता है। दूसरा अंतर क्लियर हो गया, क्लियर है। तीसरी बात आती है कि जैसे बोस आइंस्टीन सांख्यिकी अपन ने बोसोन कण लिए थे, तो बोसोन कण कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्मियोन है, क्लियर, फर्मियोन है, और कौन कौन से होते हैं, फोनोन हैं, ये सभी कौन से कण होते हैं अपने पास, बोसोन कण होते हैं। और फर्मी डिराक सांख्यिकी में जैसे फर्मी कण कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सभी होते हैं। क्लियर। चौथा अंतर आता है कि बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में कौन से नियम का पालन नहीं होता है, बताइए। अरे मैंने तुमको पहले बताया था कि बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में कौन से नियम का, प्लांक का जो अपने पाउली का जो अपवर्जन नियम है, क्या है, पाउली का जो अपवर्जन नियम है उसमें मान्य नहीं होता है। कौन सी सांख्यिकी मान्य नहीं होती है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। और फर्मी डिराक सांख्यिकी पाउली अपवर्जन नियम का पालन करती है। चारों उदाहरण क्लियर हो गए, चारों अंतर क्लियर हो गए। पहला अंतर क्या होता है कि बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में बोसोन कणों का पालन होता है, या फर्मी डिराक सांख्यिकी में फर्मी कणों का यूज होता है। क्लियर। दूसरा अंतर क्या होगा
कि बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में तरंग फलन कैसा होता है, सममित होता है, और फर्मी-डिराक सांख्यिकी में जो तरंग फलन होता है वो कैसा होता है, प्रतिसम्मित होता है। क्लियर। आगे बात आती है कि बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में जो पाउली अपवर्जन नियम है उसका पालन नहीं होता है, फर्मी-डिराक सांख्यिकी में जो पाउली अपवर्जन नियम है उसका पालन होता है। चौथा आता है कि बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में जो अपने पास बोसोन कण होते हैं, जैसे फर्मियोन हैं, फोनोन है आदि, ये कण कैसे होते हैं, बोसोन कण होते हैं। और फर्मी-डिराक सांख्यिकी में जो अपने पास फर्मी कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सभी कण कैसे होते हैं, फर्मी कण होते हैं। चारों अंतर समझ में आ गए। चलिए लिखिए, अब इसमें एक साइड में तो लिख लेना बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी, 2 कॉलम बना लेना, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी, और इधर साइड लिख लेना फर्मी-डिराक सांख्यिकी, फर्मी-डिराक सांख्यिकी। क्लियर। अब इसमें पहला लिखिए बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी बोसोन कण के लिए बोसोन कण के लिए मान्य होती है। इसमें पहला लिखिए फर्मी-डिराक सांख्यिकी फर्मी कणों के लिए मान्य होती है। इसमें लिखिए कि इस सांख्यिकी में तरंग फलन सममित होता है। इसमें लिख देना कि इस सांख्यिकी में तरंग फलन प्रतिसम्मित होता है। तीसरा है कि इस सांख्यिकी में पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं होता है। इसमें लिख देना तीसरा कि इस सांख्यिकी में पाउली अपवर्जन नियम का पालन होता है। नोट डाउन करिए जल्दी से। हाँ आ रहा हूँ 5 मिनट में। इसमें चौथा लिखिए इन कणों के उदाहरण फोटॉन कण,
कॉमा कौन सा आ जाएगा, फोनोन कण, फोनोन कण आदि, फोनोन कण आदि। क्लियर। इसमें लिख लिए चौथा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन आदि, ये क्या होते हैं, फर्मी कण। और अगर आप पांचवा लिखना चाहते हो तो पांचवा लिख देना, यह सांख्यिकी, यह सांख्यिकी बोस-आइंस्टीन ने दी, बोस-आइंस्टीन ने दी। और इसमें पांचवा लिख देना, यह सांख्यिकी, यह सांख्यिकी फर्मी ने, फर्मी डिराक ने, फर्मी डिराक ने दी। नोट डाउन करिए। पांचों अंतर हो गए तुम्हारे। पहला अंतर क्या होगा, ये बोसोन कणों के लिए मान्य होती है कौन सी, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी। फर्मी डिराक सांख्यिकी कौन से कणों के लिए मान्य होती है, फर्मी कणों के लिए। दूसरा क्या हो गया कि इसमें तरंग फलन कैसा होता है, सममित। इसमें तरंग फलन कैसा होता है, प्रतिसम्मित। इस सांख्यिकी में पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं होता है, इसमें पाउली अपवर्जन नियम का पालन होता है। आगे इन कणों के उदाहरण जैसे फोटोन कण है, फोनोन कण है आदि, कौन से कण होते हैं, बोसोन कण होते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे पॉजिट्रॉन आदि जो कण होते हैं वो कौन से कण होते हैं, फर्मी कण होते हैं। अगला आता है कि यह सांख्यिकी किसने दी थी, बोस-आइंस्टीन ने दी थी। और यह सांख्यिकी किसने दी थी, फर्मी डिराक ने दी थी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये लगभग तुम्हारी ये यूनिट है जो फिनिश हो चुकी है। क्लियर। अब इस बुक में मैं आपको 3 यूनिट कराऊंगा और जो अपने पास एक यूनिट बचेगी, चौथी यूनिट, उसको अपन बाद में देख लेंगे। इसकी अब तीनों यूनिटों को तुम्हारे बिल्कुल परफेक्ट कर लेना, जहाँ भी कोई दिक्कत आए मेरे को बता देना। क्लियर। तीनों यूनिट कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब मैं तुम्हारी दूसरी बुक चालू करूँगा, मैथमेटिकल फिजिक्स। क्लियर। कौन सी चालू करूँगा, मैथमेटिकल फिजिक्स। इसकी तो अब तीनों यूनिट फिनिश हो चुकी हैं लगभग, और जो थोड़ा बहुत बचेगा उसको अपन अगली वीडियो में देख लेंगे। क्लियर। लेकिन अब अपन तुम्हारी दूसरी बुक चालू करूँगा मैं, मैथमेटिकल फिजिक्स। क्लियर। तो ये अपनी तीनों जो यूनिट हैं थर्मोडायनेमिक्स की, ये अपनी परफेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए।